स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने साइकोलॉजी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम साइकोलॉजी के व्यूज़ के बारे में अध्ययन करेंगे, थॉट्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि लोगों के विचार क्या क्या रहे हैं। हम देखिए साइकोलॉजी को अगर ब्रेक किया जाए तो साइको प्लस लॉजिक जो मैंने कल बताया था तो थोड़ा सा साइको अध्ययन करना, क्योंकि साइकोलॉजी की उत्पत्ति जर्मनी में हुई है। जर्मन ग्रीक भाषा को देखें, साइकी प्लस लॉगस, साइकी यानी मन, लॉगस ज्ञान, तर्क, विचार विमर्श, इनके शाब्दिक अर्थ हैं। अब सबसे पहले कहा गया था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान है। इस पर जोर लगाया प्लेटो और अरस्तु ने। चूंकि मैं आपको बता दूं, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का सब्जेक्ट था पहले, और दर्शन शास्त्र से ब्रेक करके एक अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने इसको मनोविज्ञान एक नया नाम दिया, और उसमें कहा कि इसमें आप इसे विज्ञान के तौर पे मान सकते हो क्योंकि ये आत्मा का विज्ञान है। लेकिन आत्मा का विज्ञान के साथ साथ दार्शनिकों ने इसको अमान्य भी साबित किया। क्यों? कि भाई आत्मा का तो किसी ने कोई अध्ययन ही नहीं किया, आत्मा किसी ने देखी नहीं, तो इस पर अध्ययन नहीं किया सकता, तो ये विज्ञान नहीं है। और इन्हीं प्लेटो और अरस्तु ने कहा कि साइकोलॉजी was defined as a science of soul। कह तो दिया प्लेटो और अरस्तु ने, लेकिन आत्मा को तो अजर अमर है, किसी दिखती नहीं है, इसमें जीवन नहीं है। तो ये भी जो बात हुई तर्कसंगत नहीं हुई और फेल कर दी गई, मान्य नहीं हुई। आगे चलकर इसको छोड़ दिया गया और इस परिभाषा की खूब आलोचना हुई, जिसके बाद नया कॉन्सेप्ट आया, नए विचार आए। उसमें कहा गया साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी मन का विज्ञान है। मन का विज्ञान है। इसमें 3 मनोवैज्ञानिकों ने बहुत ही अधिक काम किया, जिनमें थे डेकार्टे, लॉक एंड बर्कले। डेकार्टे, लॉक एंड बर्कले। डेकार्ट ने कहा मन स्वतंत्र चेतन एवं उद्देश्य की ओर उन्मुख होता है। डेकार्ट ने कहा था कि मन स्वतंत्र चेतन उद्देश्य की ओर उन्मुख होता है, और लॉक ने कहा कि संसार की विभिन्न वस्तुओं का अनुभव मन के द्वारा होता है। साइकोलॉजी में मन का अध्ययन किया जाना चाहिए। अब मन में 3 चीजें प्रमुख हैं। क्या? प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन, फीलिंग यानी अनुभूति, और एक्शन यानी क्रिया। अब जब मन है, फीलिंग होगी, परसेप्शन। अब परसेप्शन के लिए हमारे 5 संवेदी अंगों का होना बहुत जरूरी है, 5 सेंसरी ऑर्गन्स का होना जरूरी है, वो भी एक्टिव सेंसरी ऑर्गन्स, तभी तो हम लोग परसेप्शन कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, एक्शन ले पाएंगे। अब इन सब में आप देखिए कि जब किसी व्यक्ति के अंदर सेंस ऑर्गन काम कर रहे हैं, वो परसेप्शन करता है, प्रत्यक्ष करता है, और वो उस वस्तु को प्राप्त करने की चाह रखता है, उस चाह के लिए वो एक्शन लेता है, क्रिया करता है। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है, बॉल। बच्चा, बूढ़ा और जवान सभी को पसंद होती है। उसके अलग अलग क्राइटेरिया है। कोई कैरियर के लिए खेलता है, कोई टाइम पास करने के लिए खेलता है, कोई किसी को खिलाने के लिए खेलता है। तो उसने आंखों से ऑब्जर्व किया कि हाँ भाई ये बॉल है। अब सेंस ऑर्गन्स ने यूज किया, आंखों ने देखा, हाथ ने एक्शन लिया, त्वचा ने फील किया कि हाँ भाई ये बॉल ही है, पत्थर नहीं है कि लगेगा तो चोट लगेगी। पत्थर कोई तो बॉल फील करके व्यक्ति मार सकता है, लेकिन उससे चोट लगती है। बॉल की चोट में पत्थर की चोट में अंतर होता है। तो ये आपका परसेप्शन कैसा है, उसका ही मन का विज्ञान है। किसने कहा? डेकार्ट, लॉक और बर्कले ने इस पर काम किया। अब हम पत्थर को मारें तो चोट लगेगी, बॉल को मारें चोट लगेगी, लेकिन वो चोट दुखद नहीं होगी। इसलिए सब कुछ मन में ही चल रहा है, इंटरनल फील हो रहा है, बाहर से फील
नहीं हो रहा है, पर पत्थर पड़ेगा तो बाहर से फिर हमारी चोट खुल जाएगी। मीन्स विलियम जेम्स ने 1890 में कहा था क्या कि मनोविज्ञान मन और मानसिक जीवन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। किसने? विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने 1890 में कहा था कि मनोविज्ञान के मन और मानसिक जीवन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया कि साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड एंड मेंटल लाइफ। अब भाई बड़े मजे की बात है, देखिए माइंड कब काम करेगा? जब आप जीवित हैं, और जीवित हैं तो परसेप्शन कर पाएंगे, और परसेप्शन करेंगे तो फीलिंग भी होगी, फीलिंग होगी तो एक्शन भी कर पाएंगे। अब एक्शन करेंगे तो कब? जब आपके 5 संवेदी अंग जीवित है, एक्टिव है, काम कर रहे हैं। हम लेकिन इतना सब होने के बावजूद, डेकार्ट, लॉक, विलियम जेम्स, इस सब में काम करने के बावजूद इस व्यू को भी ऑथेंटिकता नहीं दी गई, इसको विज्ञान के तौर पे नहीं माना, क्योंकि मन दिखाई नहीं देता है, मन इंटरनल प्रोसेस है, इसका भी खंडन कर दिया। मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं है। तीसरा स्टेप आया मनोविज्ञान एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान चेतना विज्ञान है, इसको कहा वुड एंड टिश्नर ने, और वुड एंड टिश्नर ने ही संरचनावाद का संप्रदाय की खोज की थी, जिसको हम देखें कि कहीं कहीं संरचनावाद के जनक के तौर पे वुड और टिश्नर होता है, और कहीं खाली टिश्नर होता है। तो अगर टिश्नर का नाम है तो वो भी ठीक है, वुड और टिश्नर है तो वो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि वुड के शिष्य थे टिश्नर, और वुड ने ही 1879 में जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का स्थापना किया था। हालांकि मनोविज्ञान का कहीं कहीं जनक के तौर पर विलियम जेम्स भी कहा जाता है, लेकिन ऑथेंटिक जिसे हम कहते हैं सार्टिफिकेट के तौर पर विलियम वुड को कहा जाता है। 1879 में जर्मनी में लिपजिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का स्थापना किया गया था। अब इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये चेतना का विज्ञान है। अब ये चेतना का जो विज्ञान है, इन्होंने क्लियर कर कह दिया कि भाई इसी चेतना के विज्ञान को जेम्स एंजल ने भी कहा, इन्हीं के सपोर्ट में आकर के 1910 में, यानी कि 1879 से 1910 पर आ गए। 1910 में जेम्स एंजल ने कहा कि भाई वो जीवित हो, पशु हो, ह्यूमन हो, प्लांट हो, सामान्य हो, असामान्य हो, कोई भी हो, उसमें अगर कॉन्शियस है तो वह व्यक्ति मनोविज्ञान के इस संप्रदाय का हिस्सा है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। क्योंकि नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों को ही कॉन्शियसनेस जीवित होगा, भले ही एबनॉर्मल व्यक्ति की सोच जो भी हो। अब बात आती है एबनॉर्मल, क्योंकि एबनॉर्मल व्यक्ति की फीलिंग है और नॉर्मल की फीलिंग। नॉर्मल व्यक्ति अपनी सामान्यता के आधार पर फील कर रहा है और क्रिया कर रहा है, असामान्य व्यक्ति अपनी असामान्यता के आधार पर फील कर रहा है और क्रिया कर रहा है। सपोज दैट हम देखें सेब, नॉर्मल व्यक्ति ने सेब देखा, ये एक सेब की हम स्टेचू तैयार कर रहे हैं, फील कर लेंगे कुछ देर के लिए। अब इस सेब में आप देखेंगे कि जो नॉर्मल व्यक्ति है वो देखेगा कि वह रंग भी अच्छा है, मोटा और गोल भी है, स्वस्थ भी है, तो वो उसको खा लेगा और बीमार नहीं होगा। लेकिन असामान्य व्यक्ति एक बेकार और सड़े हुए सेब को भी खा सकता है, क्योंकि सेम कंडीशन है, परसेप्शन नॉर्मल का भी हो रहा है, परसेप्शन एबनॉर्मल का भी, क्योंकि चेतना है। उस चेतना के आधार पर विलियम जेम्स ने ये बात साफ कह दी थी, चाहे व्यक्ति असामान्य हो, सामान्य हो, पशु हो, मानवीय हो, उन सभी में चेतना होती है। उस चेतना के आधार पर इन्होंने क्लियर कहा कि द डिफाइन ऑफ साइकोलॉजी में बेस्ट द गिवन एज द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस एज सच। संरचनावादियों ने आत्मा और मन जैसी अवधारणाओं का विरोध किया। अब संरचनावादियों ने भी इसका विरोध किया, किसका? मन और आत्मा जैसी अवधारणाओं का। जबकि ये विलियम वुड
कि भाई आत्मा दिखाई नहीं देती है, मन दिखाई नहीं देता है, बट चेतना में बात आ गई लिविंग थिंग। चेतना जीवित है तो भैया चेतना है, और वो एक्शन कर रहा है तो ये चेतन है, जीवित है। इस बात को लेकर के इन्होंने इन दोनों का प्रयोग किया था, जबकि विलियम वुड ने ही सारी प्रक्रियाओं में इन्वॉल्वमेंट रहा और सहमति देते देते ये सब प्रयोग भी चले थे, लेकिन इसको भी सहमति नहीं दी, इसकी भी आलोचना हुई। और इसके बाद एक चौथा व्यू आया कि साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसके जनक थे जे.बी. वाटसन, व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन थे। जे.बी. वाटसन का भी मेन फोकस चेतना पर था कि भैया चेतन हो, जीवित हो, लिविंग थिंग हो तो आप एक्शन करोगे। आप देखें, हम तीन लोगों को मुख्य तौर पे काम करते हैं, एनिमल पर, ह्यूमन पर, हालांकि ये भी एक एनिमल ही है। ह्यूमन जो है ये मेल और फीमेल, ये भी एनिमल है। और प्लांट्स, आप देखिए एनिमल, ह्यूमन, प्लांट्स, इन तीनों पर ही व्यवहार का प्रभाव पड़ता है, चेतना का प्रभाव पड़ता है, ये विलियम जे.बी. वाटसन ने कहा। हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लें और अध्ययन करें कि मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के ऊपर पे पीपल के पौधे का एग्जाम्पल दिया था। मैं आज दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप देखिए, जब व्यक्ति लिविंग होता है, कॉन्शियस होता है, स्वस्थ होता है, और अगर वो एनिमल है, कुछ घरों में जो देखा होगा पेट एनिमल्स होते हैं, उस घरों में जो व्यक्ति उस पेट एनिमल के साथ समय कंज्यूम करता है, वो कई दिनों के बाद घर आए तो पेट एनिमल अपनी भाषा में उसको आवाज देता है, उसको प्यार का इजहार करता है, लव इंस्टिंक्ट को शो करता है। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार है। व्यवहार क्यों है? क्योंकि चेतना है। भाई किसी भी मरे व्यक्ति से आप व्यवहार करा सकते हो? मैं समझता हूँ नहीं करा सकते, और अगर आप करा सकते हो तो ये अब तक के इतिहास का एक बहुत बड़ा अपवाद होगा। मृत व्यक्ति कभी भी कोई एक्शन नहीं लेता, इसीलिए ये सारे स्टेप फेल हुए और यहाँ आकर के बिहेव वाली बात आई। तो बिहेव जो है, बिहेवियर ये चेतना से ही लिंक्ड है। चेतना है तो बिहेवियर होगा, चेतना नहीं है तो बिहेवियर नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अब इसी में आप देखिए, इस चेतना में वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान को प्रकृति के विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। क्यों वाटसन ने इसको प्रकृति विज्ञान के रूप में कहा, साइंस ऑफ नेचर क्यों कहा? क्योंकि जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो प्रकृति की है, और ये प्लांट्स, ये ह्यूमन, ये एनिमल, ये सारे प्रकृति ही तो है। प्रकृति हुआ ना, नेचर। और नेचर में आप देखें, अगर प्लांट्स के लिए, प्लांट्स अपना खाना कब बनाएगा? सनराइज की स्थिति में। सनराइज है तो प्लांट्स खाना बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। और जब ये खाना बनाएगा, ये ऑक्सीजन छोड़ेगा, ये ऑक्सीजन छोड़ता है, और ये लोग क्या छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं। मीन्स ये ऑक्सीजन लेते हैं और ये CO2 लेते हैं, दोनों का रिलेशन है। मीन्स ये सब नेचर का हिस्सा है, और इस सब में क्या है? चेतना, यानी सेंस, कॉन्शियसनेस। अब इस कॉन्शियसनेस को इन्होंने साफ कहा कि व्यवहारवादियों के लिए मनोविज्ञान विज्ञान के उस प्रखंड के रूप में है जिसमें अर्जित और अनार्जित दोनों व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। एक अर्जित व्यवहार होता है, एक अनार्जित व्यवहार होता है। अर्जित व्यवहार होता है कि हमने प्राप्त किया है, अनार्जित जो बिना प्राप्त किए, बिना सीखे हम लोग एक्टिविटी कर देते हैं, वो अनार्जित व्यवहार है। ना चाहते हुए हम व्यवहार कर देते हैं। हम यहाँ एक छोटा एग्जाम्पल लें
एक बच्चा ऐसे माहौल का है जिसके परिवार में असभ्य शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन चूंकि समाज में तो जीवित है, लिविंग थिंग है। अब कहीं कंडीशन ऐसी आई कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, हाइपर हो गया, और वो उसको बदले में प्रतिक्रिया स्वरूप वो उस भाषा का प्रयोग कर रहा है जो अभद्र भाषा कहलाती है, गाली गलौज कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो भी सामाजिक प्राणी है, समाज का हिस्सा है, नेचर का हिस्सा है। तो इस व्यवहारवाद का भी विरोध हुआ, और इनकी जो विरोध हुआ, जो अपवाद हुआ, उसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे, क्लास में देखेंगे। लेकिन ये जान लें कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान भी कहते हैं, मन का विज्ञान भी कहते हैं, चेतना का विज्ञान भी कहते हैं, व्यवहार का विज्ञान भी कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जो कहा गया वो व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। और इसका भी विरोध हुआ, मीन्स 1879 से पहले से लेकर और आज तक अनवरत मनोविज्ञान का काम चल रहा है। बाकी जो हमारा नेक्स्ट जो इसका विरोध स्वरूप काम है वो हम लोग कल देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।